मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये सच में ये 10 साल जो पिछले 2003 से मैंने लिखना शुरू किया, ये उन्हीं लेखों का संकलन है। और बस मैंने लिखना शुरू किया और लिखती चली गई। और बस मेरा ये जो शब्द है प्रतिरोध, असल में सारे प्रतिरोध के ही सवाल है कि जैसे जो मुझे बुरा लगा उसी के खिलाफ मैंने लिखा। साथियों, बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध। अनीता जी की किताब आई है, इस किताब के बहाने ये सारी बातचीत हो रही है। आप में से आप जिस भी डिसिप्लिन के हो, जिस भी अनुशासन के हो, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बुक फेयर में आए हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज अभी बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। इस बदलाव को देखने के दो नजरिए हैं। कुछ लोग इसको हिंदुस्तानी समाज के पतन के रूप में देख रहे हैं। वो कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है और कोई सारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है, और इससे भी कड़ी शब्दावली के साथ में वो इस युग की आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, जिससे कि क्योंकि उनको जो बदलाव हो रहे हैं उनसे तकलीफ हो रही है, उनका वर्चस्व टूट रहा है। इस वजह से वो इसकी एक उनका देखने का नजरिया है। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जिसका नाम आप सबाल्टर्न दृष्टि दे या जो भी नाम दे, उसको निम्न वर्गीय प्रसंग नाम दिया है हिंदी में, या और भी कोई आप नाम दे सकते हैं। वो मानती है कि हिंदुस्तानी समाज अभी अपने सबसे बेहतर युग में जी रहा है। जब हम आजाद हुए, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली, तो हमने सोचा था कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई है और अब हम एक बेहतर देश बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उस आजादी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जब दलितों की मांग उठा रहे थे, दलितों के मुद्दे उठा रहे थे, तो उनको बहुत सारे लोगों ने देशद्रोही कहा, क्योंकि कहते थे भाई आजादी की लड़ाई मुख्य है, आप क्या ये सारे मसले हम बाद में सुलझा लेंगे, अभी हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस कुतर्क के आगे झुक जाते तो आप और हम में से अधिकांश लोग यहाँ बैठे नहीं होते, ना बराबरी की बात कर सकते थे, ना अपनी बात कह सकते थे। उन्होंने उस कुतर्क का जवाब दिया, अपना काम करके जवाब दिया। आप देखिए, आजादी के बाद में हमने अपनी आजादी की सच्चाई देखी कि आजादी में कितनी खामियां छूट गई है, और उसी का परिणाम है कि पिछले 2-3 दशकों में, खासतौर पे 80-90 के बाद से आप देखें कि ये हिंदी साहित्य में ही नहीं, तमाम अनुशासनों में, तमाम डिसिप्लिन्स में मुक्तिकामी अस्मिताओं के संघर्षों का दौर है। और समाज के ऐसे तबके जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे या जानबूझ करके उनको पीछे छोड़ दिया गया, मैं नहीं कहूंगा पिछड़ गए थे, कोई अपने आप नहीं पिछड़ जाता, इसकी एक राजनीति होती है, इसकी एक साजिश होती है। साजिश के तहत उनको पीछे छोड़ा गया और तमाम अनुशासनों में उनकी बात भी नहीं हुई। उनकी बात हुई तो करने वाले कोई और थे, जो बारू सोनवणे की कविता है कि वो हमारे नाम पे स्टेज पे सब कुछ करते रहे और हमसे कभी पूछा भी नहीं। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है, अब हम एक बेहतर समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने जो मुक्ति की कई परतें हैं, हिंदुस्तानी समाज, मैं समझता हूँ कि दुनिया में तमाम जगहों पर शोषण है, शोषण के अलग अलग रूप है, लेकिन हिंदुस्तानी समाज में शोषण का स्तरीकरण या समाज का स्तरीकरण इतने अलग रूपों में और इतने स्तर उसके बने हुए हैं जिसकी मिसाल दुनिया में शायद इतनी कहीं दिखाई नहीं देगी। सबसे पहले जैसे कहीं लगा कि ब्लैक और व्हाइट का एक संदर्भ है, या कहीं इंडिजिनियस के रूप में उसको देखते हैं, स्त्री मुक्ति का प्रश्न है, ये तमाम प्रश्न दुनिया भर के स्तर पर चलते रहे। लेकिन भारत में शोषण के अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग स्तर है। उन स्तरों को समझने की कोशिश 80 के बाद से खास तौर पर हुई, और सबसे पहले स्त्रीवादी साहित्य आया जिसने अपने मुद्दे उठाए, अपने प्रश्न उठाए, और साथ में ये सवाल भी उठाया कि पुरुषों ने स्त्रियों के जो सवाल उठाए उनमें कुछ खामी थी। और उसके बाद में दलित साहित्य आता है, अभी आदिवासी साहित्य आ रहा है, और इसी सब के बीच में आप देखें कि जब दलित विमर्श स्थापित हो रहा था, स्थापित होने की दिशा में, अनीता भारती जी को मैं आज से नहीं बहुत पहले से पढ़ रहा हूँ, और इन्होंने एक लेख लिखा था 2003 में, और वो भी एक दलित चिंतक के जवाब में लिखा था। जयप्रकाश करदम ने लेख लिखा बलात्कार का दर्शन, अनीता भारती ने उसका जवाब दिया। जयप्रकाश करदम की स्थापनाएं थी, वो लेख इस किताब में भी संकलित है। दरअसल ये किताब इनके पिछले कई सालों में जो पत्र पत्रिकाओं में बेहतरीन लेख छपे हैं उनका संकलन है।
अनीता जयप्रकाश कर्दम की स्थापना थी कि दलित स्त्री का ही हमेशा शोषण होता है, सवर्ण स्त्रियां यौन सुख भोगती है दलितों के साथ में, दूसरे तमाम लोगों के साथ में, और सवर्ण स्त्री का कोई शोषण नहीं होता, और हमेशा सवर्ण पुरुष ही शोषक हो सकता है, दलित पुरुष कभी शोषक नहीं हो सकता। एक दलित चिंतक की जयप्रकाश कर्दम उन दिनों भी मान्य थे, आज भी मान्य है, उनका सम्मान है। उन्होंने इस तरह की एक जनरलाइजेशन किया, सरलीकरण किया समस्या का। समस्या बहुत गहरी है, लेकिन अनीता भारती ने अपना जो एक लेखकीय जिम्मेदारी है एक दलित स्त्री के तौर पर, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत सारे सवाल उस लेख पर खड़े किए कि ये लेख की जो राय है वो किसकी राय है। वो पूरे दलित समुदाय की राय नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आप उसको दलित विमर्श सिर्फ उसको ना समझें, और धीरे धीरे इनका लेखन इसी तरह से विकसित होता चला गया। और स्वयं दलित विमर्श में जो समस्याएं हैं कि ठीक है, आप मुक्ति की मांग करते हैं, आपके साथ में अन्याय हुआ है, आप सवर्ण समाज से मुक्ति की मांग करते हैं, लेकिन स्वयं आप अपने घरों में अपनी स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, आप दुनिया की किसी भी समुदाय को देखें, किसी भी वर्ग को देखें, अगर हमारे मुक्ति की जो अवधारणा है, जो विजन है हमारा, जो भविष्य दृष्टि है, उसमें अगर खामी है तो निश्चित तौर पे हमारा मुक्ति का संघर्ष पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा सपना सपना ही बना रहेगा। अगर हम जिस मुक्तिकामी विमर्श को, जिस आंदोलन को, जिस संघर्ष को लेकर चल रहे हैं, उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। और अनीता भारती और तमाम इनके साथियों ने ये रेखांकित किया कि दलित विमर्श में कुछ समस्याएं हैं। वो अपनी मुक्ति की मांग तो करते हैं, लेकिन अपने घरों की स्त्रियों को छोड़ देते हैं। उनकी बात कौन करेगा? इन्होंने ये जिम्मा लिया और इन्होंने लगातार पिछले 10 वर्ष से, मैं देख रहा हूं 10 वर्ष से इस मुद्दे पर काम कर रही हैं, और उसी 10 वर्ष की पूरी मेहनत का नतीजा ये किताब आपके सामने है। इस किताब के माध्यम से जो समाज में इस बात को जो मानने की जरूरत है, वो आप किसी भी डिसिप्लिन के, लेकिन समाज में स्तरीकरण है। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, वो सिर्फ जाति व्यवस्था के बारे में कहते थे कि हम अलग अलग मंजिलों में बैठा दिए गए हैं और उसमें सीढ़ियां नहीं बनाई गई उस इमारत में। इस तरह के स्तरीकरण समाज में अलग अलग स्तरों पर है। अब से पहले आदिवासी समाज की कोई बात नहीं करता था, अब आदिवासी समाज की भी बात होने लगी है। तो तमाम स्तरीकरण और तमाम शोषण के अलग अलग रूप सामने आने लगे हैं। अनीता भारती की ये किताब उस स्तरीकरण की प्रक्रिया, शोषण के अलग अलग आयामों, उन सबको एक साथ सामने लाती है और बहुत सारे जरूरी सवाल उठाती है दोनों स्तरों पर। आप देखिए, जब कोई विमर्श निर्मित हो रहा होता है तो उसको एक साथ सृजनात्मक साहित्य की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ वैचारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर भी काम की जरूरत होती है, क्योंकि मुख्य धारा के, तथाकथित मुख्य धारा के आलोचक उसका नोटिस नहीं लेते, उसके बारे में बात नहीं करते, सही सैद्धांतिक निर्मित नहीं करते। आज आप जिन लोगों को देखें जो दलित साहित्य के, दलितों के बड़े हितैषी बने घूम रहे हैं, वो लोग 10 साल पहले क्या कह रहे थे? तमाम जो विमोचन पुरुष घूम रहे हैं यहाँ पर और तमाम महान आलोचक, वो कहते थे साहित्य तो साहित्य होता है, दलित साहित्य क्या है और स्त्रीवादी साहित्य क्या है, साहित्य तो साहित्य है। आज वही लोग दलित साहित्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब दलित साहित्य की बात किए बिना काम चलेगा नहीं, बाजार में उनका दाल नहीं गलने वाली है। तो आप देखें कि कैसे एक चालाकी के तहत इसको हमेशा हाशिए पे रखा गया। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है दलित साहित्य के विमर्शकारों की कि वो सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ इसकी सैद्धांतिकी निर्मित करने की दिशा में, इसकी वैचारिकी निर्मित करने की दिशा में भी काम करें। और अनीता भारती ने वो काम इस किताब में किया है। इसमें कई सारी विधाएं एक साथ आकर के मिल गई है। इस किताब की खूबी ये है कि इसमें आपको लगेगा कि नारीवाद के बारे में किताब है, शीर्षक से ये आभास होता है कि नारीवाद के बारे में किताब है, लेकिन ये किताब सिर्फ नारीवाद के बारे में नहीं है। इसमें दलित साहित्य और विमर्श, स्त्री साहित्य और विमर्श, उस पर बहुत जरूरी सवाल उठाए गए हैं। ये एक सवाल हो सकता है कि इस किताब को आप स्त्रीवादी लेखन और विमर्श की दृष्टि में और खांचे में फिट करना चाहेंगे या इसको दलित विमर्श के साथ में इसका नाम लेना चाहेंगे। मैं कहूंगा कि ये उन दोनों विमर्शों के आगे की किताब है। इस किताब के माध्यम से अनीता भारती एक साथ जो दलित साहित्य की समीक्षा है, उस समीक्षा पर भी सवाल खड़े करती है, उसको भी सामने लेकर के आती है और साथ साथ में आत्मवृत्ति भी प्रस्तुत करती है, अपने जीवन के बारे में कुछ पक्ष भी रखती है, वो आत्मवृत्ति भी इसमें है। साथ में आप देखिए प्रेमचंद को लेकर के जो बहसें हिंदी साहित्य में हुई, उस पर भी अनीता भारती उसकी तरफ भी इशारा करती हैं कुछ लेखों के माध्यम से। साथ में आप देखें
कि पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए वो दोनों लोगों को, जो पितृसत्ता के रूप में शत्रु, वो सिर्फ सवर्ण शत्रु नहीं है, वो दलित भी उसमें है, दलित पुरुष भी। खासतौर पे एक खास आलोचक का जिसको दलित आलोचक के रूप में हम सब लोग जानते हैं, काफी किताबें उन्होंने लिखी है, उनको सीधे सीधे टारगेट करके, कोई गोलमोल भाषा में नहीं, सीधे संघर्ष की भाषा में, बदलाव की भाषा में उनसे सवाल पूछती हैं और उन सवालों के जवाब आज तक उन लोगों के पास नहीं है। मैं समझता हूं कि ये किताब एक तो तमाम अनुशासनों को आपस में नजदीक लाने का काम भी करती है। आप किसी भी अनुशासन के, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी शोधार्थी तो भी आपके काम किए, अगर आप राजनीति विज्ञान और इतिहास के विद्यार्थी तो भी आपके काम किए, क्योंकि तमाम अनुशासनों को एक साथ अपने में समेटती हुई और दलित साहित्य के एक साथ सृजनात्मक अभिव्यक्ति भी है आत्मवृत्ति के रूप में, दूसरी तरफ वैचारिक निर्मित करने की कोशिश भी इस किताब में है। तो इस किताब का और अनीता भारती जी की इस पहल का, जो उनके जीवन संघर्ष का हिस्सा है, आप अनीता भारती को जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि वो सिर्फ लिखने पढ़ने का या ये जो मंच पर हम बैठे हुए सिर्फ ये काम नहीं करती, उन्होंने दलित समाज के भीतर दलित स्त्रियों के लिए जो काम किया है उसका भी आपको रेखांकन करना चाहिए, उसका भी जिक्र यहाँ होना चाहिए। उन्होंने जितना संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष कर रही है, कोई यूनिवर्सिटी में बैठे हुए प्रोफेसर नहीं, कोई महान आलोचक की श्रेणी में नहीं, बड़ी मुश्किल से किताबें छपती है, बड़ी मुश्किल से लेख छपते हैं, क्योंकि एक खास समुदाय का वर्चस्व है। तो एक तरफ लेखन की दिशा में सक्रिय है, दूसरी तरफ समाज में बदलाव, क्योंकि साहित्य और समाज में जब तक खाई रहेगी तब तक बातों से काम नहीं चलेगा। अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो हमें समाज में जाकर के, जिस समाज से हम आए हैं, जिन तबकों की हम बात करते हैं, उनमें वापस लौटना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा इस किताब को आप पढ़ें, जो एक मील के पत्थर की तरह इन तमाम मुक्तिकामी विमर्शों के इस दौर में आई है और एक निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक महत्व की किताब है। आप सब लोग इसको जरूर पढ़ें। मैं अनीता भारती जी को बधाई देता हूं इस किताब के लिए। धन्यवाद।